स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं श्वेता जया पांडे। देहरादून से करेंगे खबरों की शुरुआत। बड़ी खबर है देहरादून से, जहां मसूरी मार्ग आज 4 घंटे बंद रहेगा और चौड़ीकरण के कार्य के चलते ये मार्ग बंद रहेगा। सुबह 11 बजे से शाम के 4 बजे तक ये मार्ग बंद रहेगा। इस बीच इससे पहले आप अपने जरूरी काम निपटा लें। लगातार भूस्खलन की वजह से प्रशासन ने ये फैसला लिया है कि इस मार्ग को ठीक किया जाएगा, चौड़ीकरण किया जाएगा और बाकी जिन चीजों की जरूरत होगी सुरक्षा के लिहाज से उसको पूरा किया जाएगा और उसके बाद ही इसे खोला जाएगा। सुरेंद्र डसीला हमारे साथ है, संवाददाता। सुरेंद्र, क्या जानकारी? देखिए श्वेता, जो लोग मसूरी आते हैं उनको अक्सर ये जानकारी है कि मसूरी का जो रोड है वो बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं है और इस कारण गर्मियों के मौसम में जब पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं तो दिक्कतें होती हैं, क्योंकि इस समय लॉकडाउन में एक अच्छा मौका विभागों के पास ये है कि लोगों का क्राउड कम है और वो प्रेशर नहीं है जो टूरिस्ट का प्रेशर होता है। इसलिए लगातार मसूरी रोड पर काम किया जा रहा है। कुछ दिनों पहले एक बड़ी चट्टान भी गिर गई थी, जिसके बाद उसको हटाने का काम भी चल रहा है। तो इसलिए 11 से 4 बजे तक का ये समय रखा गया, जिसमें मेजर कटिंग वर्क हैं वो होने हैं और ये सब काम करने के लिए इस रोड को फिलहाल बंद रखा गया, क्योंकि सैटरडे और संडे उत्तराखंड में जो राजधानी देहरादून के खास तौर पे बात करूं तो पूरा बंद रहता है, पूरे तरीके से बंद किया गया है। हालांकि अगले हफ्ते से खुलेगा तो इसका भी फायदा मिलेगा और सड़क का जो काम है वो तेजी से हो पाएगा। इसलिए ये निर्देश जारी किए गए हैं और लगभग जो कटिंग है वो आज पूरी कर ली जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। आगे भी कुछ और खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे सुरेंद्र। उत्तराखंड में बढ़े हैं कोरोना के मरीज और उत्तराखंड में सामने आए हैं 66 नए केस। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या अब 2791 हो गई है। अब तक 37 लोगों की मौत भी हो चुकी है और प्रदेश में 827 एक्टिव केस अभी भी मौजूद हैं। अब तक 1909 मरीज इलाज के बाद ठीक होकर अपने घरों को भी वापस लौटे हैं। हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला बने हुए हैं, उनसे इस बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन एक और जानकारी आपको ले लें। उत्तराखंड में अब तक सुबह 7 बजे से शाम के 8 बजे तक दुकान खुला करेगी। पहले ऐसा नहीं था। देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बात की जानकारी दी है। सीएम त्रिवेंद्र ने बताया है कि केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के आधार पर ही राज्य में ये छूट दी गई है। बता दें कि अब तक शाम 7 बजे तक ही दुकानें खुलती थी, मगर अब शाम 8 बजे तक दुकानें खुला करेंगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये भी बताया कि जो लोग सुबह 5 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं उन्हें नहीं रोका जाएगा। 9 बजे तक मार्केट खोलने का प्रावधान है, इसलिए हमने कहा इसको 8 बजे तक खोलिए। और सवेरे जो लोग घूमने जाते हैं, कई बार जो आजकल बंधन है उसकी वजह से लोग लेट निकलते हैं, फिर उसके कारण काफ़ी भीड़ हो रही है। इस तरह की जानकारी क्षेत्र से मिल रही थी, इसलिए हमने कहा सुबह लोग जब 5 बजे के बाद जब भी घूमने निकलते हैं स्वाभाविक रूप से, तो उसमें कोई रोक टोक ना हो, उनको घूमने दिया जाए। सुरेंद्र डसीला हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र, इस बदलाव से कितना कुछ फर्क पड़ेगा लोगों की जिंदगी पर? देखिए श्वेता, ये जरूरी भी था, क्योंकि लगातार शाम 7 बजे तक का नियम था और लोगों को दिक्कत हो रही थी। खासतौर पे जो लोग कामकाजी लोग हैं, जो सरकारी ऑफिसों में हो या फिर निजी कार्यालयों में हो, इनके लिए दिक्कत थी कि 6 बजे तक अगर ये पहुंचते थे तो 1 घंटे में खरीदारी नहीं कर पाते थे। इसलिए सरकार ने इसको बढ़ाकर 1 घंटा और बढ़ाया, यानी 8 बजे तक, सुबह 7 से शाम के 8 बजे तक ये दुकानें खुला करेंगी। और दूसरी ओर जो शनिवार और रविवार को राजधानी में बंद रहता था, पूरी तरीके से लॉकडाउन रहता था, उसको भी अब हटा लिया गया है। अगले शनिवार रविवार से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी 7 दिन राजधानी में जो बाजार हैं वो खुलेंगे। प्रदेश में जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे उनकी ये शिकायत थी कि सुबह के वक्त ना ट्रैफिक था ना लोगों की भीड़ थी, लेकिन फिर भी उनको रोका जा रहा था। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा है 5 बजे के बाद लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकल सकते हैं और ये जरूर ध्यान रखें कि जो गाइडलाइन है, जो निर्देश सरकार के हैं, उनका जरूर पालन करें ताकि कोरोना को भी संक्रमण से रोका जा सके। श्वेता, बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए सुरेंद्र। राज्य सरकार ने कोरोना सैंपल टेस्ट की कीमतों में लोगों को बड़ी राहत दी। सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों और लैब में जांच के लिए टेस्ट की दरें निर्धारित कर दी। स्वास्थ्य सचिव अमित सिंह नेगी के मुताबिक प्राइवेट या सरकारी अस्पतालों की ओर से प्राइवेट लैब में भेजे जाने वाले सैंपलों के लिए 2000 रुपये तय किए गए हैं।
इसके अलावा प्राइवेट लैब की ओर से खुद लिए जाने वाले सैंपलों के लिए 2400 रुपये निर्धारित किए गए हैं। बता दें कि अभी तक प्राइवेट लैब की ओर से सैंपल लेने पर 4500 रुपये देने होते थे, मगर अब 2400 रुपये तय किए गए हैं। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना सैंपल टेस्ट की कीमतों में प्रदेश की जनता को ये राहत दी और देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बारे में बताया कि कोरोना सैंपल टेस्ट की कीमत कम होने से लोगों को फायदा जरूर होगा। प्राइवेट लैब पहले भी सम्मिलित थी, लेकिन उसका जो पहले टेस्टिंग का खर्चा था वो लगभग 4500 रुपये के करीब था। अब वो 2000 रुपया 2200 रुपया ऐसा उसमें उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और अब एक तरह से आधे रेट पर मार्केट में भी जो कोरोना टेस्ट है वो हो सकेगा। एक बड़ी राहत जो लोग प्राइवेट में करना चाहते हैं उनको मिली है। इससे हमारी जो टेस्टिंग की कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगी और जो पेंडेंसी है वो भी कम होगी। लक्सर से बड़ी खबर आ रही है। शराब के नशे में 2 पक्षों में विवाद हुआ है और विवाद में मारपीट से एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई है। टांडा महतोली गांव का ये मामला बताया जा रहा है। केस दर्ज कर मामले की तहकीकात में पुलिस जुटी हुई है। तो ये एक खबर आ रही है जिसमें एक शख्स की जान भी चली गई है। लक्सर से ये खबर है जहां शराब के नशे में 2 पक्षों में विवाद बताया जा रहा है और पुलिस मौके पर मौजूद है। विवाद में मारपीट इस हद तक पहुंच गई कि एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि लक्सर के टांडा महतोली गांव का ये मामला है और केस दर्ज कर मामले की तहकीकात में पुलिस जुट गई है। उत्तराखंड में महामारी की डबल मार देखने को मिल रही है। प्रदेश में कोरोना के कहर के बीच अब डेंगू ने भी दस्तक दे दी है। डेंगू की दस्तक से जिला प्रशासन की नींद उड़ने लगी है। जिलाधिकारी ने बताया कि इस वक्त डेंगू ना फैले, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। डीएम ने और क्या कुछ जानकारी दी, सुनिए। विगत वर्षों में भी हॉस्पिटल रहे हैं। हमारा कोरोनेशन हॉस्पिटल है, गांधी शताब्दी हॉस्पिटल है। इसके अलावा हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल प्रेमनगर में है, रायवाला में, ये रायपुर में है। इन सभी जगहों पर हम और ऋषिकेश का जो हमारा हॉस्पिटल है, इन जगहों पर डेंगू के आइसोलेशन वार्ड्स बनाए गए हैं और यहाँ पर ही मेडिसिन हमारे पास प्रचुर मात्रा में है और जो एलाइजा टेस्ट डेंगू के लिए होता है वो भी किट्स हमारे पास इस समय जो है सफिशिएंट मात्रा में है। कि जो कम्युनिटी लेवल पे एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना वो हम कंटिन्यूअस पिछले 3 हफ्तों से चला रहे हैं, जिसमें हर बुधवार को और शनिवार को 1 घंटे सारे अधिकारी लोग हैं, हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, वो सभी लोग जो है अपने एरिया में जाते हैं और जो कोरोना को लेकर के जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करते हुए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि बहुत सारे लोग सिविल सोसाइटी के भी आगे आए हैं, बहुत सारी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं जो कंटिन्यूअस हमें अपनी क्रियाकलापों के बारे में जानकारी भी दे रहे हैं और डेंगू से बचाव के उपाय कर रहे हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह ने कहा कि कोविड-19 के साथ साथ प्रदेश में अब डेंगू पर भी नजर है। उन्होंने बताया कि सचिवालय में स्वास्थ्य विभाग के साथ समीक्षा बैठक में अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए। डेंगू का भी सीजन चल रहा है, इसलिए उसकी भी समीक्षा हम लोग करते हैं। उसी दृष्टि से जिलाधिकारियों को और जो वहाँ के सीएमओ हैं उनसे जानकारी ली गई और क्योंकि अलग अलग ज़िले की अलग अलग तरह की सवाल होते हैं उनका, और उसी दृष्टि से उनको मार्गदर्शन दिया गया है। सामान्यतः बरसात का सीज़न है तो सफाई की व्यवस्था ठीक से हो। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अगुवाई में ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप की नेशनल टास्क फोर्स की रिपोर्ट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विमोचन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, मेघालय के सीएम और पंजाब के शिक्षा मंत्री ने हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए एमएसएमई के क्षेत्र में तेजी से काम करने होंगे। एमएसएमई ऐसा क्षेत्र है जिसमें रोजगार सृजन के साथ ही अर्थव्यवस्था में तेजी से प्रगति की जा सकती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एमएसएमई क्षेत्र में अनेक कार्य किए जा सकते हैं।
देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गुड़दौड़ी पौड़ी गढ़वाल द्वारा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का शुभारंभ किया। सीएम ने पौड़ी गढ़वाल की स्मार्ट कॉम 2020 पर आधारित पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि कोविड-19 के कारण देश जिस विषम परिस्थिति के दौर से गुजर रहा है, इन परिस्थितियों में तकनीक का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। समय की मांग को देखते हुए इस युग में टेक्नोलॉजी को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देना जरूरी है। सोलह जुलाई को प्रदेश में हरेला पर्व मनाया जाएगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वन विभाग से लेकर सभी विभागों को और पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में 12,000 से ज्यादा पंचायतें हैं, जिनके अंतर्गत पहाड़ के अधिकांश क्षेत्र आते हैं। उत्तराखंड वन पंचायत सलाहकार परिषद के अध्यक्ष वीरेंद्र बिष्ट ने जानकारी दी है कि प्रदेश के सभी वन पंचायतों में व्यापक तौर पर हरेला पर्व मनाया जाएगा और इसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं। उत्तराखंड राज्य में जो हरेला पर्व है बहुत महत्वपूर्ण है और हरेला पर्व बहुत उत्साह के साथ में, बड़े उमंग और उल्लास के साथ में मनाया जाता है। राज्य भर में जो वन पंचायतों की संख्या है वो 12,168 के लगभग है और हमने सभी डीएफओस को, रेंजर्स को बताया है कि हरेला पर्व में सभी वन पंचायतों को निःशुल्क पौधा वितरण करना है और वन पंचायतें 16 तारीख से वहां पर हरेला पर्व के दौरान अपने अपने क्षेत्रों में वृक्षारोपण करेंगी। ये जो वृक्षारोपण कार्यक्रम है ये हमारा लार्ज स्केल पर चलने वाला है और हमने ये भी निर्देश किया है कि जो भी पौधे वन पंचायतों को दिए जाएं उनमें जंगली फलों के पौधे हों, उनमें अस्ताने फलों के पौधे हों, उसमें घास पत्ती के पौधे हों और वहाँ की जो इमारती लकड़ी है उसके पौधे हों। इसलिए इसको जो है एक मिक्स जो पौधा है उनको दिया जाए जिससे उनकी आजीविका भी बढ़ सके। तो हमारी तैयारियां चल रही हैं और फॉरेस्ट विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी अभी से अपनी तैयारियों को उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से किसान गुस्से में हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी के गोलापार क्षेत्र में किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार से डीजल पेट्रोल के दामों में कमी करने की मांग की। इनका कहना है कि ये पहली बार हो रहा है कि डीजल और पेट्रोल के दाम एक समान हो गए हैं। पिछले 15 दिनों से लगातार डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत बढ़ने से हर चीज महंगी हो गई है। किसान बहुत हताश हुआ है क्योंकि लगभग डीजल और पेट्रोल के दाम एक साथ बढ़ गए, जिससे इस समय हमारा खेती का समय है, धान बुआई का समय है और मक्का बुआई का समय है। तो हम लोग किसान को इस समय बहुत हताशा का माहौल है, क्षेत्र में लोग परेशान हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का विरोध करते हुए रुद्रपुर व्यापार मंडल ने केंद्र सरकार के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों ने बाजार में लोन देने का काउंटर खोला और वाहन चालकों को पेट्रोल डीजल के लिए लोन देने का प्रस्ताव रखा। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का कहना है कि पिछले 20 दिनों से देश में डीजल और पेट्रोल के दामों में भारी उछाल आया है। ऐसे में अब लोगों को डीजल पेट्रोल डलवाने के लिए लोन लेने की जरूरत पड़ने वाली है। जब से लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में लगातार मूल्य वृद्धि हो रही है पेट्रोल की और डीजल की। आज लगभग 10 रुपये का पेट्रोल का रेट बढ़ गया, 10 रुपये का डीजल का रेट बढ़ गया, तो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे जो माल भाड़ा लगातार बढ़ रहा है। लोगों ने आज विचार बनाया कि हम लोग अपने व्यापारियों को हमने कहा कि भाई तुम हमसे लोन ले लो, तो हम लोग आज विरोध कर रहे हैं। केदारनाथ धाम के तर्ज पर बद्रीनाथ धाम के पुनर्निर्माण को लेकर एक बार फिर मांग तेज हो गई है। इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम के कायाकल्प को लेकर बनाए गए लेआउट को लेकर सियासत जोरों पर है। तीर्थ पुरोहित से लेकर विपक्षी दल सरकार के खिलाफ लामबंद हैं। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि भविष्य की संभावनाओं के लिहाज से बद्रीनाथ धाम क्षेत्र का विस्तार होना चाहिए, क्योंकि भविष्य में यहाँ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लाखों करोड़ों में पहुंचेगी। साथ ही उनका कहना है कि अभी जो लेआउट सामने आया है वैसा निर्माण पहाड़ पर संभव नहीं है। के लिए जो सड़क केंद्र सरकार ने स्वीकृत करी और जो रेल परियोजना पे स्वीकृत करी, जिस पे वर्तमान में बहुत तेजी से काम चल रहा है, के माध्यम से जो बद्रीनाथ के प्रस्तावित योजना का जो चित्र देखने में आ रहा है, उसको देख के लगता है कि बद्रीनाथपुरी में जहाँ बद्रीनाथ जी का मंदिर है, उस नारायण पर्वत पर सारे जितने भी निर्माण उनको हटाए जाने की योजना है। यदि ऐसा होता है तो बहुत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, व्यापारी, हका गुजरी समाज के लोग प्रभावित होंगे। उत्तराखंड में एक बड़ा समाचार है
कि बद्रीनाथ का भी मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। हम कोई ऐसा निर्णय न लें जिस निर्णय से उन भावनाओं पर चोट पहुंचती है। हरिद्वार के रिहायशी इलाके में खतरनाक कोबरा सांप निकल आने से हड़कंप मच गया। मामला मनसा देवी के जोगिया मंडी का है। स्थानीय लोगों ने जहरीला कोबरा निकलने की सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलने पर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग के कर्मचारियों ने कोबरा सांप को रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद वन विभाग की टीम कोबरा को अपने साथ ले गई। बता दें कि मनसा देवी का जोगिया मंडी क्षेत्र राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क से बिल्कुल करीब है, इसीलिए इस इलाके में जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। खबर चमोली से, जहां पोखरी पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। चारों आरोपी नेपाली मूल के हैं। पुलिस ने इनके पास से कीड़ा जड़ी, कच्ची शराब और जंगली जानवरों का मांस बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि चेकिंग अभियान के दौरान ही ये कामयाबी मिली है। दरअसल पुलिस को इन तस्करों की तलाश कई दिनों से थी, क्योंकि इनकी शिकायतें लगातार पुलिस के कानों तक पहुंच रही थी। नेपाली युवक कुछ ये हैं जिनके पास कीड़ा जड़ी है, वे या तो नीचे कहीं कीड़ा जड़ी ले जा सकते हैं या पोखरी मार्केट में बेचने के लिए आएंगे। सूचना मिलते ही हम केदार काठा से जाने वाला रास्ता जो थालाबेट प्रतीक्षालय के पास आता है, हमने वहाँ चेकिंग करी तो ऊपर से देखा थोड़ी देर बाद 3-4 युवक नेपाली आए, जिनके पास 2 थैलों में कीड़ा जड़ी थी और एक थैले में उनके पास जो है कच्चा मांस था किसी बड़े जानवर का, और एक के पास कच्ची शराब थी। रुद्रप्रयाग जिले के बांगर क्षेत्र की जनता का 18 सालों का सपना साकार हो गया है। विकासखंड जखोली के दूरदराज गांव जल्द ही मोटर मार्ग से जुड़ जाएंगे। रुद्रप्रयाग विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष ने शनिवार को भूमि पूजन के साथ मोटर मार्ग का शिलान्यास किया। 1 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत से मोटर मार्ग बनने से बांगर, बडमा और सीलगढ़ क्षेत्र आपस में जुड़ जाएंगे। दरअसल साल 2001-2 से बांगर क्षेत्र की जनता की ओर से लगातार सड़क की मांग की जा रही थी। स्थानीय विधायक भरत सिंह चौधरी ने ग्रामीणों की मांग पूरी करते हुए सड़क निर्माण का काम विधिवत शुरू करवाया। बांगर क्षेत्र को उसका लाभ मिलेगा और एक जो बहुत लंबा चक्कर काट करके जाना पड़ता था, काफ़ी समय की और काफ़ी संसाधनों की भी बचत होगी। मेरे ख्याल से ये बहुत ही पुरानी लोगों की मांग थी और ख़ासतौर पे बीच में एक जो बसावट है जो पूरी तरह से अनकनेक्टेड थी, अछूती थी किसी भी तरह के कनेक्टिविटी से। भिलंता उसका नाम था, हाँ, मदानी ग्राम पंचायत का वो एक हैमलेट है। पौड़ी उपजिलाधिकारी अंशुल सिंह ने क्रिकेट में अपना भविष्य तलाश रहे खिलाड़ियों को रांची स्टेडियम में पिच की सौगात दी है। उन्होंने कहा कि पौड़ी में कई ऐसी प्रतिभाएं हैं जो प्रदेश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर सकती हैं। रांची स्टेडियम उन्हीं के लिए है, मगर उन्हें सही ट्रेनिंग और पिच ना मिल पाने की वजह से परेशानी उठानी पड़ती है। एसडीएम ने उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में जनपद में ऐसे नौजवान निकलकर सामने आएंगे जो प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। पिच का अभी आप देखेंगे कि जितना भी हमने महसूस करा है कि यहाँ बहुत ही अच्छा टैलेंट है, उनको मौका नहीं मिल रहा। तो इसका सबसे बड़ा फायदा रहेगा कि इन लोग को मौका मिलेगा अपने हुनर को निखारने का, और आगे बढ़ने में मुझे उम्मीद है कि यहाँ से हम 4 या 5 ऐसे प्लेयर निकाल सकते हैं जो उत्तराखंड के लिए खेलें और बाद में से उनमें से 1-2 IPL भी खेल सकते हैं। कि उनको मैंने बहुत क्लोजली वॉच किया, तो मुझे लगता है कि उनके अंदर कैपेबिलिटी है, और सही तरीके से अगर हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और हमारा जिला प्रशासन इनको प्रमोट करेगा तो डेफिनेटली ये आगे जाके खेल सकते हैं। इन दिनों टिहरी झील का जलस्तर कम होने से पुराने टिहरी भवन के अवशेष नजर आने लगे हैं। ऐसे में पुराने भवन को देखने के लिए लोग पहुंचने लगे हैं। लोग यहां पहुंचकर पुराने दिनों की यादों को ताज़ा कर रहे हैं। राजमहल के अवशेष और खंडहर को देखकर कई लोग भावुक हो गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब भी टिहरी झील का पानी कम हो तब पर्यटन विभाग को राजमहल, कौशल दरबार सहित पुरानी धरोहरों तक आने जाने के लिए नाव की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे लोग नज़दीक से इसका दीदार कर सकें।
तो मुझे देख के सिर्फ ये पीड़ा हो रही है कि यार इस टिहरी में शहर में हम रहे हैं, घूमे पले बड़े हैं, इसी शहर में हम रहे हैं और अब ये पूरा पानी में विलुप्त हो गया है। तो कहीं ना कहीं एक पीड़ा होती है। आज हम यहाँ पे एक टूरिस्ट बन के आए हैं, मतलब एक घूमने के हिसाब से आए हैं। तो जिस शहर में हमारी दुकान थी, जहाँ हमने खाया पिया रहे पले बड़े, आज वो पूरा शहर जो है पानी में विलुप्त हो गया है। देखकर अच्छा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत पीड़ा, कहीं बहुत दुख अंदर से होता है कि जिस टिहरी को हमने बचपन से देखा, आज वो पानी में सराबोर हो गया। हे विधाता हमने तेरो क्या जिखे, मेरा पितरु के बसाई टिहरी पानी जुगतवे, कह की लगी होली नजर मेरी प्यारी टिहरी ते, राजा को रजवाड़ू डूबी टिहरी की वचैल पैल, इन बड़ी डमा की जेल दी भेड़ी वेगेनी घेल, राजा को रजवाड़ू डूबी टिहरी की वचैल पैल, इन बड़ी डमा की जेल दी भेड़ी वेगेनी घेल। हमारे दांतों लंबी छुट्टी लेके जा, एगे भगत आखिरी टिहरी डूबण लग्यूं चा बेटा, डाम का खातिर हमारे दांतों लंबी छुट्टी लेके जा। उत्तराखंड में मानसून दस्तक दे चुका है, लेकिन देहरादून में सड़कों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। लॉकडाउन के चलते सड़कों के निर्माण मरम्मत का काम ठप पड़ा हुआ है। हर साल की तरह इस साल भी लोक निर्माण विभाग ने प्रदेश की सभी सड़कों के नवीनीकरण और उनकी मरम्मत का लक्ष्य तय किया था, लेकिन मार्च अप्रैल मई में कोई भी काम शुरू नहीं हो सका। वहीं जहां एक ओर सड़क निर्माण को लेकर सियासत जोरों पर है, वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि अभी नया कार्य नहीं होगा, बल्कि जो काम किया गया है उसे जल्द पूरा किया जाएगा। PWD और जो स्मार्ट सिटी है, ये दोनों लोग जो है सड़कों को इम्प्रूव करें, और आप देख रहे होंगे कई सड़कों को ठीक किया भी है। बाउंड तो होना ही होना है, क्योंकि मानसून को लेकर के अब मानसून हमारे सामने है। अब कुछ दिनों में बारिश और तेज़ होगी, तो क्योंकि उस बारिश में वो सड़कें भी नहीं इम्प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि पानी लगने के बाद सड़क पर पैच वर्क भी होना मुश्किल होगा। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के चलते नदियों में खनन का काम बंद कर दिया गया है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि कुछ नदियों में 30 जून तक खनन का काम जारी रहेगा। नदियों से खनन की मंजूरी दी गई है। विभाग ने नैनीताल जिले की गौला, कोसी और नंधौर नदी का खनन लक्ष्य पूरा नहीं कर पाने के बाद खनन का काम 3 जून तक चलाने की बात कही है। हालांकि 2 अन्य नदियों का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। इस साल खनन से वन विभाग में 160 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया गया है। कुमाऊं के अंदर हमारी 5 नदियां हैं, जिसमें चुगान का कार्य उत्तराखंड वन विकास निगम द्वारा किया जाता है। इसमें से दाबका नदी में खनन पूर्व में ही बंद हो चुका है, और नंधौर नदी में खनन 23 जून को बंद हो गया है। तो उसका जो लक्ष्य था 6,94,000 घन मीटर, तो उसकी प्राप्ति हो जाने के बाद 23 जून से नंधौर नदी में खनन बंद हो गया है, और 30 जून तक हमारी शारदा नदी, गौला नदी और कोसी नदी में खनन सुचारू रूप से चलता रहेगा। हल्द्वानी में बजट के अभाव में इस बार तटबंध का निर्माण नहीं हो सका। ऐसे में 3 पानी से लेकर शांतिपुरी तक गौला नदी के किनारे 19 किलोमीटर के दायरे में कई गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बता दें कि हर साल गौला नदी का जलस्तर बढ़ते ही सैकड़ों हेक्टेयर जमीन नदी में समा जाती है। यही नहीं, गौला नदी तटबंध को भी तोड़ देती है, लेकिन इस बार तटबंधों का निर्माण नहीं हो सका है। किसानों को अब बरसात के मौसम में जमीन कटाव का खतरा सताने लगा है। हमारे सेंसिटिव क्षेत्र है गौला में, उसमें विगत वर्ष जो है तटबंध बनाए गए थे कार्यदायी संस्था मंडी के द्वारा। इस वर्ष चूंकि कैंपा में तटबंधों के लिए कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई प्रभाग को, इस वजह से वृहद स्तर पर तटबंध नहीं बनाए जा सके हैं। लेकिन किन्हीं अन्य योजनाओं में जो छुटपुट धनराशि प्रभाग के पास रहती है, उससे आसपास जहाँ पे भी आवश्यक है वहाँ की आवश्यकता को और प्रायोरिटी वाइज नए तटबंध बनाने के कार्य किए जा रहे हैं। पहाड़ की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। छोटा सा ब्रेक, खबरें जारी।